जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। दूसरी जंगे अजीम में होलोकास्ट के दौरान एन फ्रैंक के साथ क्या हुआ, मुकम्मल दिलचस्प तारीखी कहानी। जी हाँ दोस्तों, एन फ्रैंक कौन थी, एन फ्रैंक की इब्तदाई जिंदगी कैसी थी, दूसरी जंगे अजीम में होलोकास्ट के दौरान एन फ्रैंक के साथ क्या हुआ, जब एन फ्रैंक को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उनके साथ कैसा सलूक रवा रखा गया। आइए हम इस हैरत अंगेज लड़की के बारे में जानते हैं जिसने हालिया तारीख के होलनाक तरीन वाकयात में से एक की कहानी पूरी दुनिया को सुनाई। वो लड़की जिसकी डायरी को लाखों लोग पढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी आलमी जंग में यहूदियों के कत्ले आम होलोकास्ट के दौरान एन फ्रैंक एक नौजवान लड़की थी जो नेदरलैंड्स में रहती थी। एनालिजा मैरी फ्रैंक, जो एन फ्रैंक के नाम से मशहूर हुई, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 12 जून 1929 में एक यहूदी खानदान में पैदा हुई। उनकी बहन का नाम मार्गोट था जो उनसे 3 साल बड़ी थी। उनके वालिदैन के नाम एडथ और ओटो थे। पहली जंगे अजीम के बाद जर्मनी को गुर्बत का सामना था और अक्सर लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी तेजी से मकबूल हो रही थी जो मुल्क के बहुत से मसाइल का जिम्मेदार यहूदियों को करार देती थी। जी हाँ दोस्तों, सन 1933 में जब नाजी पार्टी इंतखाबात जीतकर इक़्तिदार में आई तो यहूदी लोगों पर मुजालम शुरू कर दिए गए और उनकी जिंदगी इंतहाई मुश्किल बना दी गई। फ्रैंक खानदान ने जर्मनी से निकलने का फैसला किया और वो नेदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम मुंतकिल हो गए। उनका ख्याल था कि वो वहाँ महफूज होंगे। एम्स्टर्डम में एन फ्रैंक स्कूल जाने लगी जहाँ उनके नए दोस्त बने। उन्होंने डच जुबान सीखी और एक नई जिंदगी में मगन हो गयी। एन फ्रैंक सिर्फ 10 वर्ष की थी जब 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरी जंगे अजीम का आगाज हो गया। 1 साल से भी कम अरसे में यानी 10 मई 1940 को जर्मन फौज ने नेदरलैंड्स पर भी हमला कर दिया और नाजियों ने वहां पर भी यहूदियों पर मुजालम शुरू कर दिए। 13वीं सालगिरह के मौके पर एन फ्रैंक को एक डायरी तोहफे में दी गई जिसका नाम उन्होंने कट्टी रखा। 12 जून 1942 को इस डायरी में उन्होंने पहली मर्तबा कुछ लिखा। उस वक्त तक नाजियों ने नेदरलैंड्स में रहने वाले यहूदियों पर मुजालम में इजाफा कर दिया था। सन 1942 की गर्मियों में नाजियों ने एन की बहन मार्गोट को हुक्म दिया कि वो उनके कैंप में काम करे, लेकिन उनके खानदान को खौफ था कि मार्गोट और बाकी खानदान के साथ नाजी खराब सलूक करेंगे, इसलिए ये सब रोपोश हो गए। एन फ्रैंक के वालिद ओटो ने अपने कारोबार की इमारत से मुल्हिका एक जगह बनाई हुई थी जहां ये खानदान छुपकर रहने लगा। इस खानदान के अलावा वहां 4 दीगर अफराद भी छुपे हुए थे। ये अफराद हिरमन, अगस्टे और उनका बेटा पीटर और एक दूसरा शख्स फ्रेट्स फीफर थे। उन छुपे हुए लोगों की मदद ओटो के काबिल एतमाद दोस्तों ने की जो उन्हें खुराक और बाहर की दुनिया की खबरें पहुंचाते थे। ये सारा वक्त एन ने लिखने में गुजारा। उन्हें लिखना बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान वो अपनी डायरी के सफ़हात लिखती रहीं और उसके अलावा उन्होंने नज़में और कहानियां भी लिखीं। ये लिखना ही था जिसके जरिए उन्होंने हालात का मुकाबला और सुकून हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, एक दिन उन्होंने रेडियो पर डच हुकूमत के वजीर तालीम की बातें सुनी। वो इंग्लैंड में थे और लोगों से कह रहे थे कि जंग से मुताल्लिक डायरियां और दस्तावेजात को महफूज रखें। जी हाँ दोस्तों, इस बात ने एन फ्रैंक को भी मुतासर किया कि वो अपनी डायरी के सफ़हात को एक किताब की शक्ल दें। उन्होंने अपनी नावल खुफिया अमारत पर काम शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नावल मुकम्मल करती, वो हो गया जिसका उन लोगों को खौफ और खतरा था। 2 साल तक छुपे रहने के बाद आखिरकार नाजियों को उनकी खुफिया रहायशगाह के बारे में मालूम हो गया।
आज तक ये पता नहीं चल सका कि नाजियों को इस बारे में किस तरह खबर हुई। जी हाँ दोस्तों, 4 अगस्त 1944 1944 को इन तमाम अफराद को गिरफ्तार करके ऑशुटिस बर्किनाओ नामी कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में आखिरी मर्तबा सिर्फ 3 रोज पहले 1 अगस्त 1944 1944 को लिखा था। जब एन फ्रैंक को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उनके साथ कैसा सलूक रवा रखा गया। जब वो ऑशुटिस बर्किनाओ पहुंचे तो फ्रैंक खानदान के अफराद को निस्बतन अच्छी सेहत के हामिल होने की वजह से काम पर लगा दिया गया। ओटो को अपनी बीवी और 2 बेटियों से अलहदा कर दिया गया था। बाद में एन और मार्गोट भी अपनी मां से अलहदा कर दी गईं। ओटो के एम्स्टर्डम में 2 दोस्त मिप गेस और बीप विस्कोइजल थे, जिन्होंने उनके खानदान की उस वक्त मदद की जब वो कहीं छुप कर रह रहे थे। इन दोनों के हाथ एन फ्रैंक की डायरी भी लग गई और फिर उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया कि जब कभी वो वापस आ जाएंगी तो उसे ये दे दी जाएगी। लेकिन अफसोसनाक तौर पर ऐसा नहीं होना था। एन और मार्गोट को नवंबर 1944 1944 के अवाइल में बर्गन बेल्सन के एक हिरासती कैंप में भेज दिया गया, जहां उनकी सेहत भी खराब हो गई। फरवरी 1945 1945 में ये दोनों कैद में टाइफस बुखार में मुब्तला होकर मर गई। अभी वो चंद दिन पहले ही एक दूसरे से अलहदा हुई थी। उनकी वालदा एडथ को भी कत्ल कर दिया गया। उनके वालिद ओटो खानदान के वाहिद फर्द थे जो इस होलोकास्ट में जिंदा बच गए थे। मैप और बीप ने एन फ्रैंक की डायरी दूसरी जंगे अजीम के खौफनाक वाकयात से जिंदा बच निकलने वाले उनके वालिद को पहुंचाई। जब ओटो ने इस डायरी को पढ़ा और फिर अंदाजा लगाया कि इस डायरी के उनके लिए क्या मतलब मानी है और वो किस तरह मौत के बाद भी जिंदा रहना चाहती थी। नाजियों के एक जंगी कैंप में उनकी वफात के 7 साल के बाद 30 अप्रैल 1952 1952 को ओटो ने एन फ्रैंक की डायरी को किताबी शक्ल दी और फिर उसे शाये करा दिया। शाये किए जाने के बाद उनकी डायरी के सफ़हात एक किताब की शक्ल में पूरी दुनिया में मशहूर हुए और फिर बाद में दुनिया की मशहूर तरीन किताबों में शामिल हुई। लेकिन अपने आप को एक मुसन्नफ के तौर पर देखने का उनका ख्वाब पूरा ना हो सका और वो होलोकास्ट के दौरान हलाक हो गई। 25 जून 1947 1947 को द सीक्रेट नामी किताब की सिर्फ 3000 से ज्यादा कापियां छपी थीं। बहुत जल्द ही ये किताब कई ज़बानों में तर्जमा करके शाये की गई। इस पर ड्रामा और फिल्म भी बनी और यूं दुनिया भर में लाखों लोगों तक एन फ्रैंक की कहानी पहुंची। एन फ्रैंक का मुसन्नफ बनने और छुपकर अपनी जिंदगी से मुताल्लिक एक नावल शाये करने का ख्वाब अब एक हकीकत में बदल गया। सन 1960 1960 में एम्स्टर्डम में वो जगह जहां चोरी छुपे ये डायरी लिखी गई थी, अब वहां एन फ्रैंक हाउस के नाम से एक सरकारी म्यूजियम बन गया है। इस म्यूजियम में असल डायरी नुमाइश के लिए रखी गई है। आप आज भी इस जगह जाकर इस डायरी को देख सकते हैं। एन फ्रैंक की खुफिया रहायशगाह को आम लोगों के लिए खोले जाने का ये 64वां साल भी है। यही वो घर है जहां छुपकर वो डायरियां लिखा करती थीं। नाजियों के जंगी कैंप में वाक़े इस घर को मरम्मत करके बहाल करने के बाद 3 मई 1960 1960 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।